ग्राउंड फ्लोर से लाने पड़ेंगे। चलें भाई, अबू बकर शुरू कर दिया। माशाल्लाह। अच्छा जी, वो आपने सवाल उम्मीद है कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 9 वाला कितने लोगों ने कर लिया है? ओह, खीर हो गया। अच्छा जी, बहरहाल आज आपको होमवर्क नहीं मिलेगा और कोई। Orange Limited is in the process of finalizing its financial statements for the year ended. अच्छा, today will be a very astonishing day for us. Page 330 पे आ जाएं, because today we will have a quick look of whole IAS 12. I hope you got the point. यार बत्तियाँ क्यों उधर बंद कर रहे हो? अच्छा, तो ऑरेंज लिमिटेड, चलें ठीक है, पेज तो निकालें, वो इंशाल्लाह सेटिंग कर रहे हैं। पेज नंबर 330, ऑरेंज लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ, ये अभी ना एंड पे रख दो, मैं खुद ही इंशाल्लाह मान देंगे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू टैक्सेशन। जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 508। अहमद, बत्तियां क्यों बंद कर रहे हो? आपको पता है हम यहाँ पे करंट टैक्स निकालते होते हैं। करंट टैक्स जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा चलें, एक काम करते हैं, ये 17 नंबर है, 17 को मल्टीप्लाई करें 1.8 से, तीस मिनट, तो 31 मिनट में इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं क्लास खत्म हो जाए बगैर समझाए। मैं नोट ही कर रहा हूँ फिर साथ साथ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 508। यार ये लाइटें ऑफ ज़्यादा हो गई हैं, उधर उधर इशू आ रहा है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड्स द टैक्स डिप्रिसिएशन बाय 45। लेक्चर 51 है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं। ओके, वर्किंग में इधर ही ओपन कर लेता हूँ। अकाउंटिंग वालों का अकाउंट बनाएं और टैक्स वालों का अकाउंट बनाएं। जी, वर्किंग नंबर 2, पीपी का अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। और पीपी का अकाउंट किन रूल्स के मुताबिक? टैक्स रूल्स के मुताबिक। वर्किंग नंबर 3, पीपी एज पर टैक्स रूल्स। जी, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर एक्सीड टैक्स डिप्रिसिएशन बाय 45। तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ज़्यादा है टैक्स डिप्रिसिएशन से, कितनी? 45। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर OL सोल्ड अ मशीन whose accounting WDV exceeded the tax WDV by 15. Accounting BV is greater than tax BV by 15. डिस्पोजल्स की बुक वैल्यू,
Is it so? But please pass a journal entry. डिस्पोजल का अकाउंट अकाउंटिंग वालों का, और डिस्पोजल का अकाउंट टैक्स वालों का। जी, एसेट या पीपी, जो भी आप पीपी लिखना बेहतर होगा। और कितना आ गया? 0। ये रेट आपके पास अवेलेबल होगा। ओके, जल्दी नोट कर लें यहाँ तक। ओके, अब आप हजरात के आने का वेट किया जा रहा था। अब्दुल्ला आप रिलैक्स करो, कोई नहीं, बस ठीक है, कोई सच काम नहीं है। अब असल में ना इस सवाल में जो मैंने शुरू करना था सवाल, वो सबसे आखिरी पैरा पढ़ के शुरू करना था सवाल। अब आप कहेंगे हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले आखिरी पैरा पढ़ना है? तो उसमें रीडिंग टाइम में ऑब्वियसली आप ये चीज़ आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सवाल में ना आपकी एक तो रिक्वायरमेंट है DTL/A इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच टेम्परेरी डिफरेंस, और प्रिपेयर अ नोट फॉर 2018, और उसकी रिकॉन्सिलेशन भी बनानी है। तो 2018 का नोट बनाना है और DTL/A को आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आप इस एडजस्टमेंट को पकड़ लें तो बड़ा ही कमाल हो जाए। ये एडजस्टमेंट ज़रा पढ़ लें, वीडियो ज़रा पॉज कर दो 1 मिनट। ऑनलाइन वाले ऐसा करें, ऑनलाइन वाले भी ना इस एडजस्टमेंट को पढ़ के इससे जो समझ आ रहा है वो कर लें, और आप वीडियो पॉज कर दो। आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, इस एडजस्टमेंट से जो पढ़ के समझ आ रहा है वो एक दफ़ा करें। अच्छा जी, पॉइंट 10, नेट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एज ऑन 1 जुलाई 17 अरोज ऑन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग। असल में वो आपको अगर मैं पॉइंट नंबर 9 को आपके सामने थोड़ी देर के लिए छुपा दूं तो वो DTL/A एज ऑन 30 जून 17 देर है। 30 जून 17 ना, हमारा तो 30 जून 18 का साल है, तो 1 जुलाई 17 का ये मतलब है। और एक मजे की बात सुने, इसमें CA मिसिंग है और TB मिसिंग है और डिफरेंस मिसिंग है, और ये रेट लगने के बाद टैक्स है, बल्कि ये टैक्स है एट द रेट ऑफ 30%। ये इसको कहते हैं लगी लगाई फिगर्स। ये उसने लगी लगाई फिगर्स आपको दे दी। अब आपका पहला सवाल मेरे से ये होगा कि हो सकता है ये डिफरेंस हो, आप कैसे कह रहे हैं ये टैक्स है? तो उसका जवाब मेरा ये है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज ऑन, लायबिलिटी एज ऑन। आपको पता है इसको हम एंड पे नाम दिया करते थे, चल पुत्र डेफर्ड टैक्स के टी अकाउंट का कैरी डाउन, तो इट इज एज ऑन। तो जो पहली लाइन मैंने ऊपर येलो में हाईलाइट की है उसका मतलब ये है कि ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है? एज ऑन। तो एज ऑन मींस कि ये ब्रॉट डाउन है आपका, तो ये डेफर्ड टैक्स के अकाउंट का ब्रॉट डाउन है। ओके, अब इनके कैरिंग अमाउंट मिसिंग है, इनके टैक्स बेस मिसिंग है, इनके डिफरेंस मिसिंग है, लेकिन मुझे बताएं अगर मैं रिवर्स चलना चाहूं तो क्या मैं डिफरेंस निकाल सकता हूं? अगर डिफरेंस पे 30%, अगर डिफरेंस पे 30% लग कर टैक्स निकलता है तो टैक्स डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 करके डिफरेंस निकल आएगा। चलें जी, डिफरेंस निकालना शुरू करें, जल्दी करें। 34.5 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100। किताब पे निकालें, किताब पे निकालें। ये हमारी वर्किंग नंबर कौन सी बन रही है? 5। ये हमारी वर्किंग नंबर 6 बन रही है, किताब पे ही कर दें जी। 34.5। अच्छा, एक और चीज बता दें, एक और चीज बता दें आगे जाने से पहले, इसने इनके साथ DTL DTA नहीं लिखा।
यार साइन के चक्करों में तो मैंने आपको ज्यादा कभी डाला नहीं कि साइन के चक्कर में पढ़ें। ऊपर लिखा हुआ है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बची है, इसका मतलब है ये लायबिलिटी है तो ये पॉजिटिव बची है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव के लिए हमारा शहजादा यूज कर रहे हैं DTL। इसका मतलब है ये पहला वाला भी पॉजिटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव वाले ज्यादा है ना, तो ये फिर नेगेटिव साइन किसके लिए यूज कर रहा होगा, और उसने इसका क्या नाम रखा है, उसने नाम रखा है नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। असल में ज्यादा लायबिलिटीज हो जाएं और कम एसेट हो तो रिजल्टेंट का जवाब बनता है नेट DTL। अगर ऊपर लिखा होता नेट DTA तो फिर ऐसी सूरत में एसेट ज्यादा पड़े होते, लायबिलिटीज कम पड़ी होती। ओके, अब डिफरेंस निकालें। 34.5 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 100। अच्छा, इसका एक तरीका ये एक और भी होता है कि ऐसे ही अगर रिवर्स वर्किंग में बंदा कभी परेशान हो रहा हो ना, तो फिर 115 के ऊपर 30% लगा के देख ले, यही जवाब आ रहा है तो इसका मतलब है आपने 115 सही निकाला है। आप पकड़े 5.4 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 100 18 और 49 150। क्या करने टोटल का, हर एक बेटा अलग अलग निकला हुआ है, तो ये तीनों बाप का टोटल क्या करना है, बाप बेटा को मिक्स कर दिया। अच्छा, समझ आ गई बात। अब मुझे बता दें कि बाप का नाम, और यार बाप का ये क्या है, एसेट है। अच्छा, एसेट में DTL रूल इसमें बनता है, जल्दी से बता दें। एसेट, अब ये पुट्ठा चल रहा है तो फिर पुट्ठा चलें। एसेट है हाँ, DTL है हाँ, तो DTL के बाप का नाम बता दें। एसेट के हमेशा ही बाप, एसेट और लायबिलिटी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। DTL के बाप का नाम TTD 115 TTD। अच्छा जी, DTL के बाप का नाम TDD और DTA के बाप का नाम DTD। क्लियर। अब आप थोड़ा सा सोच के ग्रेटर और लोअर के साइन लगा लें। जी भाईजान, मुझे बताएं, एसेट का रूल 1 TTD देता है, रूल 2 TTD देता है, रूल 1 TTD देता है, तो इसलिए यहां किसका साइन लगा दें, ग्रेटर का। अच्छा, अगली बात बताएं, ट्रेडमार्क तो इंटेंजिबल है, इसका ये भी एसेट है, एसेट का रूल 1 TTD पैदा करता है या रूल 2 TTD पैदा करता है, इसका मतलब है ये भी ग्रेटर है। प्रोविजन फॉर वारंटी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का रूल नंबर जो 3 है ओवरऑल, क्या वो पैदा करता है DTD, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर। इसका मतलब है रूल भी याद करने। समझ आ गई बात की। ओके, अच्छा एक चीज आज मैं और बता दूं आपको, मैंने एक क्लास में आपको लिखवाया था कि एसेट तो कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस होती है PP की, ट्रेडमार्क की भी कैरिंग अमाउंट एक्सप्रेस होती है, क्योंकि एक टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है। लेकिन मैंने आपको एक बात एक दफ़ा लिखवाई थी क्लास में कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी और प्रोविजन फॉर वारंटी, ये अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करते टैक्स वालों की नज़र में, तो इनके टैक्स बेस, क्या मैं बरमला कह सकता हूं कि कैरिंग अमाउंट इसकी 49 है? जी, इसकी कैरिंग अमाउंट 40। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस PP और ट्रेडमार्क की नहीं बता सकता, क्योंकि PP चीज एग्जिस्ट करती है टैक्स वालों की नजर में भी, और ट्रेडमार्क भी एग्जिस्ट करता है टैक्स वालों की नजर में। ये हमारी कौन सी वर्किंग होगी, वर्किंग 6। असल में वर्किंग में ही मैं इसे करूंगा, आप भी पेपर में वर्किंग में कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में ना कराइएगा। लेकिन जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी उसने मांगी है, अलग से नहीं बताया कि 2007, 17, 18 दोनों की करनी है, तो बस 18 की हम कैलकुलेट कर देंगे बस। तो मेन जो वर्किंग होगी हमारी इंशाल्लाह 30 जून 2018 वाली, वो उधर ही करेंगे। अब असल में क्या ये जितनी है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर वारंटी, ये टैक्स वालों की नजर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस वजह से टैक्स बेस इनकी जीरो है। क्या
टैक्स वाले एक बार याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर वारंटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इन सब के अंदर टैक्स वाले क्या कहते हैं कि आपने प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर वारंटी, इसमें टैक्स वाले कहते हैं जिस वक्त बंदा मोबाइल सही करवाने आए और आप कैश इनकर करें तब वारंटी का खर्चा बुक करें। ग्रेच्युटी में टैक्स वाले कहते हैं जब एम्प्लॉय रिटायर हो तब पेमेंट के वक्त खर्चा बुक करें, और बैड डेट में कहते हैं जब एक्चुअली रिटर्न ऑफ हो। इसलिए एक दिन मैंने लिखवा दिया था प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऑल हैव अ टैक्स बेस ऑफ 0 फॉरएवर एंड देयर इज नो एक्सेप्शन ऑन दिस। ये ना उस तरह के एक्सपेंसेस नहीं है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, खर्चे के जिनमें सोचें कैश जैक रूल है, ये पेट रूल है। 3 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और कुछ और भी पेट रूल है। आरओयू और लीज लायबिलिटी के टैक्स बेस भी हमेशा 0 है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इधर भी टैक्स बेस हमेशा 0 है। डन, ओके। चलें जी, अब एक बात मैं आपसे पूछने लगा हूं, क्योंकि मेरे ना इन अकाउंट के बीडीज मिसिंग है, इन अकाउंट के बीडीज मिसिंग है। ना 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 ना, 0 कैसे हो सकते हैं यार, हद होगी। 0 पहला साल है बिजनेस का जो 0 ले लें। एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, कैरिंग अमाउंट ऑफ PP at start of year exceeds the tax WDV by 115। क्या ये फिक्रा सही है? अगर ये फिक्रा सही है तो ये फिक्रा मैं सवाल का हिस्सा बनाने लगा हूं अपने समझने के लिए, ये सवाल का हिस्सा बनाने लगा हूं। एक सवाल की एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 और एडजस्टमेंट नंबर 0 जी, -1 भी इंशाल्लाह डाल देंगे, कोई मसला नहीं जी। अब आप मुझे बता दें क्या फिक्रा बना। ऑन 1 जुलाई 17 WDV of PP exceed tax base by ₹115 मिलियन। तो ये मैंने नीचे से रिवर्स वर्किंग करके निकाला है, नोट कर लें। ये एडजस्टमेंट भी अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसका पार्ट है, सवाल का पार्ट है, तो कुर्बानी करने का फायदा हो गया आपको। ओके, चलें जी। अब वो जो वर्किंग 2 और 3 चल रही है उसके बीडीज बता दें। वर्किंग 2 और 3 चल रही है उसके बीडीज बता दें। 115 और 0, गुड, वेल डन, एक्सीलेंट। ब्रॉड डाउन 115, ब्रॉड डाउन 0 जी मोहतरम। अब आगे चलें। क्या ये अकाउंट पूरा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, एडिशंस है ही नहीं सवाल में, डिस्पोजल्स भी डाल दी हमने, डिडक्शन भी डाल दी, ये अकाउंट भी पूरा हो गया। कैरी डाउन्स निकाल लें, कैरी डाउन्स निकाल लें। बैलेंसिंग कितना? 55। मैं इसके सोल्यूशन पे नजर मार रहा था घर में, तो मुझे अंदाजा हुआ कि गलती से मैंने ब्रॉड डाउन एज्यूम कर लिया, हालांकि ब्रॉड डाउन एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा था ब्रॉड डाउन में कुछ अजम्पशंस वगैरह तब लें कि 1000 रुपये है या 2000 रुपये है जब कैरी डाउन्स नेगेटिव आ रहे हों। अभी कैरी डाउन्स नेगेटिव आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कैरी डाउन्स पॉजिटिव ही चल रहे हैं हमारे, तो जब कैरी डाउन पॉजिटिव चल रहे हैं तो लेट देम चल, कोई मसला ही नहीं, कोई अजम्पशन लेने की जरूरत नहीं। इसका कैरी डाउन बोले 0 हो गया, डन। अगली बात बताएं, डिस्पोजल में 2 चीजें मिसिंग है, कैश भी मिसिंग है और गेन या लॉस भी मिसिंग है। अब क्या करें भाईजान? कैश में तो इख्तलाफ होता ही नहीं अकाउंटिंग और टैक्स वालों में। अकाउंटिंग वाले भी कहेंगे 50 रुपए का बिका, टैक्स वाले भी कहेंगे 50 का बिका। इख्तलाफ तो गेन लॉस में आता है, तो इसलिए टैक्स में इख्तलाफ होता नहीं। तो अब कैश रिसीव में इख्तलाफ होता नहीं। अब या तो कैश एज्यूम कर लें, 5 रुपए करने 5 रुपए कर लें, 1 रुपए करने 1 रुपए कर लें, 100 रुपए करने 100 रुपए कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट किया कि assumptions की तरफ ना जाएं, हमारा वैसे ही गुजारा चल जाएगा। मैं एज्यूम करता हूं इसको भी बेच के 0 रुपए आए, इसको भी बेच के कितने रुपए आए? 0 रुपए आए। आपने 12 रुपए एज्यूम करने 12 कर लें, जो मर्जी करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बता दें अकाउंट टैली हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इधर निकालें, लॉस आ गया कितना? 15 का, और इधर यार बबलू कहते गेन आ गया। ओके, प्रोडाउन मैंने 115 लिया कैसे वो देख लो। मुझे ये बताएं कि साल के एंड पे आमतौर पे अकाउंटिंग और टैक्स वालों में पीपी में इख्तलाफ होता है, तो क्या साल के शुरू में भी होता है? बिल्कुल होता है।
सवाल में बताया नहीं हुआ था ओपनिंग बैलेंस कितने हैं, सवाल बड़ा तेज था। डेप्रिसिएशंस वगैरह बता दी, डिस्पोजल्स वगैरह बता दी, ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिसिंग की। जब मैं नीचे गया तो नीचे जाके मुझे पता चला, नीचे जाके तो सब कुछ पता चल जाएगा इंशाल्लाह, जब मैं नीचे गया तो नीचे जाके मुझे पता चला कि DTL है जो PPE की वजह से अरोज हुआ है। ये बेटा क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि ये इधर PPE था। तो हमने इससे पूछा तेरा बाप, इसने कहा ठीक। फिर हमने रूल 1 और 2 इसलिए लगाया कि ये एसेट है। फिर हमने सोचा रूल 1 या 2, तो पता चला रूल 1 जब एसेट का हो तो TDD होता है, तो इसलिए ये रूल 1, इसका मतलब है ये ग्रेटर हो गया। अब इसको मैंने अंग्रेजों की जुबान में ट्रांसलेट किया। PPE एट स्टार्ट ऑफ ईयर कैरिंग अमाउंट्स एक्सीड द टैक्स बेस बाय 115। ये इंग्लिश का फिक्रा मैंने निकाला और अपनी तरफ से नहीं निकाला, और वो जो सवाल में डाटा दिया था उसी से निकाला। तो ये फिक्रा मैंने ऊपर अपने समझने के लिए लिख लिया। क्लियर? चलें अब पोस्टिंग करते हैं, इजी मार्क्स ले लें। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स में वर्किंग नंबर कौन सी है? वर्किंग नंबर रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर B है, DTL/A एज ऑन DTL/A एज ऑन 30 जून 18। चलें जी, ऐड करें अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग एक्सेप्शन 45 ऐड करें, टैक्स एक्सेप्शन 0 लेस करें। लेस करने की जरूरत नहीं। ऐड अकाउंटिंग एक्सेप्शन कितनी? 45। अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाएं और टैक्स वालों का लॉस माइनस करें। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल कितना? 15। ये क्या हो गया? करंट टैक्स। डेफर्ड टैक्स में आए PPE कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस कितनी? 55 और 0 डिफरेंस 55 TTD और टैक्स एट द रेट ऑफ 30% जी 16.5 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नोट कर लें। उधर से हजरात इधर आना चाह रहे हैं तो इजाजत है। डन जी। अच्छा, कोई हजरत भी हिम्मत नहीं कर रहे इसलिए हजरात उधर ही हैं। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, अनलेस के कुछ और बता दें। अच्छा जी, ये वाली वर्किंग देख लें किसी ने नहीं की हुई तो यार सही तरह ले इस बात को रोका ना करो। ओके, let us have a quick revision of this concept. Accounting deficit exceeds exception by 45. Accounting deficit exceeds exception by 45. OL sold a machine whose BV exceeded the tax BV by 15. Whose accounting BV exceed the tax BV by 15. और उसके बाद ओपनिंग की इंफॉर्मेशन तो भाई की वजह से रिवाइज होगी, इनकी बरकत से। कैरी डाउन हमने बैलेंसिंग निकाल ली है। कैश 10 रुपये ज्यूम कर लें, 2 रुपये कर लें, 3 रुपये कर लें, सिफर कर लें, कोई मसला नहीं। सिफर का मतलब है स्क्रैप कर दिया एसेट, तो यहाँ पे भी लॉस आ गया, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल। अच्छा, पॉइंट 4 पढ़ लें। अच्छा, उस क्लास से किसने नहीं हिम्मत की, जबरदस्त यार। ओएल कैरीज ट्रेडमार्क ऑफ 90 मिलियन। ओएल ने कैरी किया ट्रेडमार्क कितने का? 90 मिलियन का। हैविंग इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, जिसकी कितनी लाइफ है? इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। अच्छा, ये क्या चक्कर है? क्या अकाउंटिंग वालों की नजर में इनडेफिनेट लाइफ होती है चीजों की? जी, इंटेंजिबल्स में हमने पढ़ा था इनडेफिनेट लाइफ होती है।
OL carries a trademark of 90 million having indefinite life which was acquired on 1 जुलाई 15। हम 30/18 पे खड़े हैं, तो which was acquired on 1 जुलाई 15। 1 जुलाई 15 का क्या मतलब है? 1 जुलाई 15, 30/16, 30/17, 30/18। हमारे साल के शुरू में ये 2 साल का था। हमने तो बायोलॉजिकल एसेट्स भी पढ़े हुए हैं, जल्दी जल्दी समझ आती हैं चीजें। हमारे साल के शुरू में इसे खरीदे हुए 2 साल हो गए थे और हमारे साल के एंड पे खरीदे हुए इसे 3 साल हो गए थे। क्लियर? अच्छा, आप मुझे ये बता दें, अकाउंटिंग वालों की नजर में तो ये लैंड टाइप चीज है, क्योंकि ये अमोर्टाइज नहीं हो रही। हाँ, इंपेयर हो सकती थी लेकिन नहीं हो रही। अब आप मुझे बता दें कि टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही स्टेटमेंट फॉर्म में बना देता हूं। 1 जुलाई 15, ये क्या तारीख होगी? 30/16, ये 30/17, ये 30/18, ये 1 जुलाई 15। कितने का खरीदा? 90 का। अकाउंटिंग वालों की नजर में कितने का खरीदा जी? 90 का। ये मैं ब्लैक मार्कर से अकाउंटिंग वालों की नजर में बनाने लगा हूं। 90 - 0, 90 - 0, 90 - 0 इज इक्वल टू 90। डन। तो ये अकाउंटिंग वाले तो डेप्रिशिएट कर नहीं रहे। टैक्स वालों की नजर में, अब मैं पूरा अकाउंट नहीं बना रहा, इसे आसानी से बना रहा हूं। टैक्स वालों की नजर में कितने का खरीदा? 90 का। लाइफ स्ट्रेट लाइन पे -9 81। WDV नहीं, नहीं नहीं, WDV नहीं। -9 72, -9 63। भाईजान, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपने करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग करनी है तो सिर्फ ये जहन में रखें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा दें, टैक्स सेक्शन माइनस कर दें, ये कैरिंग अमाउंट है और ये टैक्स बेस है। यही होता है ना, और क्या होता है? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं, टैक्स सेक्शन माइनस करें। ये करें, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं और टैक्स सेक्शन क्या करें? माइनस करें। इजी सी एडजस्टमेंट थी ये तो। नोट करने का टाइम देता हूं मैं, सब्र जरा। इधर इधर देखें क्या है? ट्रेड मार्क, और इधर भी पहले अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाएं। कोई जरूरत ही नहीं यार, ऐसे टाइम ज़ाया होगा। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाएं, करना है तो कर लें ज़ाया। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन उल्टाएं और क्या माइनस करें? टैक्स अमोर्टाइजेशन। ट्राई करें जरा बोलने की। टैक्स अमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये मसला कब से है? कितना आया? 9। कैरिंग अमाउंट बोले, लैंड टाइप चीज है ना, डेप्रिशिएट होनी रही। 63। अच्छा सर, होला हाथ। ये वर्किंग करनी है तो इसका मैं वर्किंग का नाम दे देता हूं। वर्किंग नंबर 7। जल्दी करें यार। मजे की बात बताएं, मजे की बात। बबलू भाग रहा था, ये क्या बात हुई? मजे की बात क्यों बताएं? मजे की बात। नहीं नहीं, ये टेम्परेरी डिफरेंस होता है। इस पे अगर बात करनी है तो क्लास के एंड पे टाइम बचा तो मैं बता दूंगा, वरना अगली क्लास में बता दूंगा। ये टेम्परेरी डिफरेंस होता है, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं होता। असल में जिस अगर एसेट बिकता है तो गेन लॉस दोनों कैलकुलेट करते हैं, वहां से इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है। अच्छा, अकाउंटिंग वाले असल में टैक्स वाले डेप्रिशिएट करें, अकाउंटिंग वाले बेचने पे गेन लॉस निकाल लेंगे, वहां से इफेक्ट इसका खत्म हो जाना है। ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। अच्छा, मैं कुछ और पूछ रहा था, मैं मजे की बात बताएं यार। कोई भाई दूसरी क्लास में माइक दें। अब्दुल्ला, मजे की बात, हाथ खड़ा करें। मजे की बात जी, मजे की बात। ओपनिंग बीवी कितनी है? 90। ओपनिंग टैक्स बेस 72। तो हमारा डिफरेंस भी तो 18 का ही आ रहा है ना ओपनिंग। तो अब हम कह रहे हैं ये मजे की बात थी। तो 90 और 70
2 ये आप यहां लिख सकते हैं। पीपी का डेटा स्टिल अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये 9072 देख के लिख लें। 18 का डिफरेंस उसने जानबूझ के नहीं निकाला हुआ था, बड़े उसने तरीके से निकाल के यहां लिखा हुआ है, तो ये चेक हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सवाल में ऊपर इतना डाटा अवेलेबल है कि हमारा गुजारा वैसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आपको शौक है पूरा करने का तो पूरा करें। डन जी? मजे की थोड़ी सी थी बात। भाई कह रहे हैं मुझे मजा आया, तो ठीक है, पैसे पूरे हो गए। ओके, किस चीज की? अच्छा हाँ, एडजस्टमेंट 10 को इसलिए छेड़ने की जरूरत है, एडजस्टमेंट 10 को इसलिए छेड़ने की जरूरत है कि एडजस्टमेंट 10 को ना छेड़ेंगे तो पीपीई का ब्रॉड डाउन नहीं निकलेगा, उसके एतबार से जरूरी है। एडजस्टमेंट 10 को ट्रेडमार्क के एतबार से शायद छेड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्रेडमार्क की डेट ऑफ परचेज तक का डाटा इसने हमें दे दिया और सारी लाइफें लुफें भी दे दी, इसलिए उसमें छेड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एडजस्टमेंट 10 को प्रोविजन फॉर वारंटी में इसलिए छेड़ेंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी का ब्रॉड डाउन मिसिंग होगा। अच्छा जी, आगे चलें। मैं भी अपने आप को फ्रेश रख रहा हूं, आप समझ रहे थे आपके सवाल का जवाब गुस्से से दे रहा हूं। ओके ओके, पॉइंट 5 सही बात आपको बताऊं, पॉइंट 5 के लिए आज बुलाया था आपको, सुभान अल्लाह, पॉइंट 5 के लिए बुलाया था। पहले आप मुझे बता दें कि वो फोन करके अब्बू को बुला रहे हैं, अब्बू आ जाए 15 मिनट बाद। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें कि प्रोविजन फॉर वारंटी या प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये एक ही नेचर के अकाउंट हैं। इनमें बीडी आते हैं, खर्चा आते हैं, कैश आते हैं, कैरिड ऑन आता है। डन। मिसाल के तौर पे आपका अंदाजा था साल के शुरू, भाईजान थोड़ी टेंशन चाहिए, आपका अंदाजा था साल के शुरू में कि 100 रुपए के मोबाइल मेरी दुकान पे रिपेयर के लिए आ जाएंगे। अभी वो आए नहीं कि आपने और बेच दिए, उसमें से भी आपका ख्याल है कि शायद 30 रिपेयर के लिए आ जाएं, और इन 130 के बदले सिर्फ अभी 70 रुपए के लोग मोबाइल सही कराने आए, जिनको आपने फिजिकली उनके मोबाइलों के अंदर कोई ना कोई चीजें कंपोनेंट्स डाल के दी। अब क्या अंदाजा है कि स्टिल कितने लोग आ सकते हैं? कितने? 60, स्टिल 60 के लोग आ सकते हैं। क्लियर हो गया? क्या आपको ये वैसे ही एक बात कर रहा हूं, क्या आपको ये क्रेडिटर टाइप अकाउंट नहीं लग रहा? ऐसे में क्रेडिटर में भी तो ऐसे ही होता है ना, ब्रॉड डाउन परचेजेस कैश और कैरी डाउन, ऐसे ही एक बात कर रहा था, क्रेडिटर टाइप अकाउंट। अच्छा, यहां पे बात मेरी खत्म होगी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर वारंटी, 100% दोनों सेम अकाउंट है। क्रेडिटर अकाउंट की एक बात आपको मैं बता दूं, एक बार याद रखिएगा, डेटर गम देता है और क्रेडिटर कभी कभी खुशी भी दे जाता है। क्रेडिटर कैसे खुशी देता है? 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, आप क्रेडिटर को पेमेंट करने गए, क्रेडिटर ने कहा ओ इतनी जल्दी, मैंने तुम्हें 9 बजे चीज बेची, तुम 9:15 में पैसे लेके आ गए। यार अखीर है बबलू, ऐसा कर, सिर्फ 99 दे, रिलैक्स कर, सिर्फ 99 दे। यार छा गया तू, इतनी जल्दी किसी ने, मुझे घर वालों ने कभी इतनी जल्दी पैसे नहीं दिए जितनी जल्दी तू पैसे देके चला गया। यार आई रियली अप्रिशिएट यू। तो जा, तुझे 1 रुपया छोड़ा, एक लेयर खा, जा तुझे 1 रुपया छोड़ा, आधी 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 2 बंदे। अच्छा, तो बोलें जी क्या एंट्री आएगी? खर्चा बुक करूं, इनकम बुक करूं? नहीं, क्रेडिटर को मैं पैसे देने गया 100 रुपए, मैं है ना क्रेडिटर को, तो मैं पैसे देने जाऊं, मेरी लाइबिलिटी कितनी थी ओपनिंग? 100। चलिए इस तरह समझे, 100 रुपए वाले को मैंने 99 दिए। मेरी बात सुने, आंखें क्लोज करें और फील करें, 100 रुपए वाले को मैंने 99 दिए, जी भाईजान इसका क्या नाम? डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम कितना? 1। वैसे अकाउंटिंग अब बदल चुकी है, इसको टीचर्स परचेजेस के अंदर अब कम करवाते हैं, ये अकाउंटिंग इसकी थोड़ी बदल चुकी हुई है, लेकिन एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए, ये मुझे खुशी हुई इस बात की। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इनकम अकाउंट्स में ना अक्सर इस साइड पे रिकॉर्ड होती हैं और खर्चे इस साइड पे रिकॉर्ड होती हैं।
अच्छा जी, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट का पहले तो ब्रॉड डाउन बता दें कितने, 49। ये इस अकाउंट का क्या है, ब्रॉड डाउन। आपको पता है कि ट्रेडमार्क अकाउंट का ब्रॉड डाउन 90 है और ट्रेडमार्क अकाउंट की ओपनिंग टैक्स वालों की बुक वैल्यू 72 है। इसी तरह प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट अकाउंटिंग वालों की नजर में ब्रॉड डाउन कितने हैं? वाज़े तौर पे इसने दिया नहीं हुआ, लेकिन हमने बेटे से बाप कैलकुलेट कर लिया था, 14.7 से 49 कैलकुलेट कर लिया था, और हमें यह असूल भी पता है प्रोविजन फॉर वारंटी की टैक्स बेस क्या होती है, 0। तो इस बुनियाद पे आप प्रोविजन फॉर वारंटी का अकाउंट बनाएं और डंके की चोट पर बनाएं, अपने रजिस्टर पे ना बनाएं, डंके की चोट पे बनाएं। वर्किंग नंबर 8, अकाउंट का नाम प्रोविजन फॉर वारंटी जी, 1 जुलाई 2017, ब्रॉड डाउन 49। ये पिछले साल का कैरी डाउन होगा जो कि डेफर टैक्सी वर्किंग में गया होगा, जो हम उधर से इस दफा लाए हैं। अच्छा, अब आप ये एडजस्टमेंट पढ़ लें। ओएल सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी। ओएल चीजें किस तरह बेचते हैं, 1 साल की वारंटी पे, और ये अंदाजा है, यानी अगर 1 साल बाद कोई बंदा आए तो फिर अगर वो वारंटी क्लेम करे भी, तो मैंने एक बंदे को 1 जनवरी 17 को चीज बेची साल की वारंटी पे, बातें सुने, इस सवाल की बात नहीं करा, मैंने 1 जनवरी 17 को किसी बंदे को चीज बेची साल की वारंटी पे, वो 3 जनवरी 18 को आया, भाईजान मोबाइल की स्क्रीन को क्या हो गया है, सिर्फ मुझे ही शो कर रही है, तो मोबाइल को मसला हो गया, कोई हैंग हो गया, ये तो क्या मसला क्या है ये मोबाइल में? आपने कहा भाईजान निकले इधर से, साल पूरा हो गया, साल के बाद मेरा कोई वादा नहीं था आपसे वारंटी का, क्या वारंटी क्लेम ऑनर करेंगे या उसको झंडी कराएंगे? ओके, आप पढ़ें, ओएल सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी, इसका मतलब है 1 जुलाई 17 को जो 49 की मेरी लाइबिलिटी है, अगर ये लोग 30 जून 18 तक आ गए तो ठीक है, और अगर ये 49 ना आए तो फिर मुझे खुशी होगी, और अगर 49 से ज्यादा आ गए, प्रोविजन तो होता ही अंदाजा है ना, तो मुझे काम होगा। तो इन लोगों को एक ऑप्शन अवेलेबल है कि साल के अंदर अंदर आ जाएं। अगर साल के अंदर अंदर आ गए, आप हमारे भाई हैं, जी आया नो, हम आपकी चीजों को रिपेयर करके देंगे, लेकिन अगर साल के बाद आप आए तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं हमारा। ओएल सेल्स गुड्स विद अ 1 ईयर वारंटी एंड इट इज एस्टिमेटेड, और ये एंड इट इज एस्टिमेटेड, और ये अंदाजा लगाए that warranty expenses are 2% of, warranty expenses are 2% of, कौन सी फिगर आपको एक दे दी है इसने, warranty expenses are 2% of annual sale, एक्सपेंस की फिगर, और मुझे ये बताएं कि सवाल में सेल कितनी है। तो इस दुकानदार का अंदाजा है कि अगर मैं 100 रुपए के मोबाइल बेचूं तो 2 रुपए की रिपेयर करनी पड़ती है, 2% का यही मतलब है, लेकिन इसने 100 रुपए के नहीं बेचे, इसने 1750 मिलियन के बेच दिए, तो बड़ी गेम तो बड़े नुकसान। तो अब मुझे बताएं 1000, अब बता दें जल्दी, वारंटी एक्सपेंस, सेल बोलें, वो वारंटी एक्सपेंस दे रहे हैं या सेल की परसेंटेज दे रहे हैं? वाजे लिखा हुआ वारंटी एक्सपेंस आर 2%, तो बताएं 1750 ज़रब 2%, 35, ये 35 का एक्सपेंस हो गया फॉर द ईयर। एक्चुअल पेमेंट्स, एक्चुअल पेमेंट्स डन, एक्चुअल पेमेंट्स, actual payments during the year related to warranty claims were 54। एक मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो 54 वाले लोग आए हैं, ये ओपनिंग में से आए होंगे या इनमें से आए होंगे या मिक्स आए होंगे? मिक्स आए होंगे। कुछ पुराने वाले भी आगे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो लेके जाते ही पंगे आ जाते हैं मोबाइल में, 2 महीने 2 के अंदर भी आ सकते हैं, तो पुराने वालों में से भी आ सकते हैं और इन वालों में से भी आ सकते हैं। जैसे कोई भी अकाउंट में मिसाल दे दूं, ऐसी एक मजे की बात, डेटर है
ब्रॉड डाउन रशीद से 10 रुपए, सेल की बशीर को, और फिर सेल की चीमे को 11 रुपए और 12 रुपए कैश दे गया चीमा। तो जरूरी है ब्रॉड डाउन में से आए? ब्रॉड डाउन भी आ सकते, हो सकते चीमे के साथ रशीद भी आ जाता। चीमा कीमा मिक्स 10 12 जमा 10 22। वैसे मिसाल दे रहा हूं, कैरी डाउन निकल आया बशीर। तो क्या ब्रॉड डाउन वाले पैसे देके जाते हैं, सेल वाले पैसे देके जाते हैं, या दोनों देके जा सकते हैं? कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। उस क्लास में मुस्कुरा दें, हम आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अब आप मुझे ये बता दें, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर वारंटी क्या इन्हीं के मोबाइल सही करके दिए होंगे या इन चाचूस के मोबाइल भी सही करके दे सकते हैं? अच्छा, सवाल वाले ने एक मजे की बात बताई। इसने ना 54, इसने 54 का ना ब्रेकअप दे दिया। ऑफ दीज 54 में से 38 मिलियन वो लोग हैं जिनको हमने पिछले साल बेचा था। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो, आप ब्रैकेट में 38 लिख लें बस। 38 वो हैं जिनको पिछले साल बेचा था। बाकी कौन होंगे वैसे? बाकी कौन होंगे? बैलेंसिंग बताएं इस साल वाले। तो बाकी कितने होंगे? 16। मुझे ये फील हो रहा है कि इस 49 में से 38 आए हैं, और ये फील मुझे नहीं हो रहा, ये क्लास में बैठे हुए हर एक को हो रहा है, बोल नहीं रहा बस वो। और 35 में से कितने आए हैं? 16 आए हैं। नोट कर लें और सवाल को एक दफा दोबारा पढ़ लें। मैं जरा उस क्लास वालों से मिला हूं, नोट कर लें। सवाल को एक दफा दोबारा पढ़ें, 1 से 2 दफा। आओ, मरहबा मरहबा। खुशबाश है सारे या चाय पानी? खुशबाश है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 35 में से 16 आ गए हैं, बाकी आ जाएंगे इंशाल्लाह, अगले साल भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, 35 में से 16 आ गए हैं, बाकी आ जाएंगे, कोई मसला नहीं। 49 पिछले साल वालों में से कितने आए हैं? 38। अब 49 जो पिछले वालों में से थे वो 38 आ गए हैं। अब बाकी अगर आएंगे भी तो हम उन्हें क्या कहेंगे? भाईजान आपका साल पूरा हो गया, आपको हमने जो मोबाइल बेचा था उसको साल हो गया है, इसलिए अब आप वारंटी क्लेम ऑनर। अब इस डेटे से एक फिगर खींच के निकालनी है आपने, इस डेटे से एक फिगर खींच के निकालनी है। वो ये निकालनी है कि किधर क्रेडिटर अकाउंट बनाया था, मिटा दिया? हाँ मिटा दिया। वो ये बनाई थी कि 49 वाली लायबिलिटी 38 की रिपेयर करके खत्म हो गई। आप बता दें कितने रुपए के लिए उन लोगों को हम लायबल फील ना करें? 11 रुपए के लिए। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस 11 रुपए को मैं खुशी के तौर पे बुक करूं कि 49 माइनस 38 11 की मेरी क्या है? इनकम। सर इनकम क्यों? यार इधर खर्चे हैं तो इधर इनकम रिकॉर्ड करने दें, कोई मसला नहीं। और एंट्री लायबिलिटी डेबिट और खुशी क्रेडिट, यही होगा ना? ये लायबिलिटी अकाउंट था, लायबिलिटी डेबिट और खुशी क्रेडिट। क्या इसको खुशी के तौर पे रिकॉर्ड कर लूं, या करंट टैक्स की वर्किंग में शायद मुझे लंबा काम करना पड़े, तो आसानी के लिए इसको मैं गम से नेट कर लूं, गम से नेट कर लें। तो इसलिए मैं ये मुनासिब समझ रहा हूं कि इसको मैं गम से नेट कर लूं, ताकि मेरा नेट गम कितना आ जाए? 24। 35 माइनस 11 कैसे आया? 49 वाले को कितने दे दिए? 38।
ये मेरे ख्याल से ना फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, इसके बाद अब वो आ नहीं सकते हमारे पास। तो 11 की खुशी आई, ये क्या था गम, और ये क्या थी खुशी, नेट क्या बची गम, कितना 24 का। और अब मजे की बात सुने, कैरी डाउन पता है क्या आ रहा है, कैरी डाउन आ रहा है इस 35 और 16 का डिफरेंस, वो वैसे भी देख लें यही आ रहा है। कैरी डाउन 49 प्लस 24 माइनस 54 19, तो कैरी डाउन 19 आ रहा है। और एक और तरीका कैरी डाउन का 35, इस पिछले साल वालों को कैरी डाउन, एक बात असूल सुने, आमतौर पे हर अकाउंट का असूल है बीडी सीडी का पार्ट बनता है, लेकिन इस अकाउंट में मैंने कहा था बीडी को उड़ा के रख दीजिएगा अगर वो साल के अंदर ना आए। तो बीडी कितना था 49, ये बीडी कभी सीडी में नहीं जा सकता। क्यों नहीं सीडी में जा सकता, बिकॉज वी आर फीलिंग लायबल फॉर ओनली बीडी के अगेंस्ट पेमेंट्स 38, बीडी के अगेंस्ट पेमेंट्स, बाकी कितनी पेमेंट्स अभी करनी थी लेकिन वो अब करनी क्यों नहीं, तो उसको खुशी में डाल दिया। जब उसको खुशी में डाल दिया तो पीछे क्या रह गया, इसी साल वाले लोग रह गए ना। अब इस साल वाले लोग कब आएंगे, वो अगले साल आ सकते हैं, वो अगले साल आ सकते हैं। एक छोटी सी बात करके मैं बात क्लोज करने लगा हूं, एक छोटी सी बात करके, इससे पहले कि आप आगे चलें। अगले साल क्या हुआ, बीडी आया 90, बीडी आया, और इस 90 वालों को हमने मोबाइल रिपेयर करके दिए 21 के। ये 21 सिर्फ इस 19 वालों का है। हमने कितने के मोबाइल रिपेयर करके दिए 21 के। अब आप बता दें 19 वालों को अगर 21 सही करके दिए तो अब ये बाद में तो आ नहीं सकते क्योंकि साल खत्म हो गया, तो क्या 2 रुपए का फर्दर गम रिकॉर्ड करेंगे, इधर मुझे खुशी हुई है। अब इस साल की कोई अपनी भी सेल होगी उस पर इंशाल्लाह 2% लगा देंगे, वो अगले साल की सेल मुझे अवेलेबल नहीं है। जमा क्या करेंगे 2, 19 जमा 2 इज इक्वल टू 21 मैच करके, समझ आ गई बात की। तो इट डिपेंड्स कि खुशी आ रही है या गम आ रहा है। अंदाजा कितना था साल के एंड पे 19, बिल फर्ज इसके अगेंस्ट कितने आए 21, तो फर्दर गम रिकॉर्ड करें। गम रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी साइड, लेकिन एक्सपेंसेस में एक अपना सेल का भी तो 2% आता है ना, जो उस साल का होना है, उसमें फिर जमा करेंगे कितना 2, डन। ओके, वर्किंग नंबर 8 दोबारा कर रहा हूं मैं, क्या था अकाउंट का नाम, प्रोविजन फॉर वारंटी। जी भाईजान, अकाउंट का बैलेंस 49, ये मुझे कैसे पता चला ब्रॉड डाउन है, सवाल बड़ा तेज था। सवाल ने इसके बेटे का नाम दिया हुआ था, बेटे का नाम भी दिया हुआ था और बेटे की अमाउंट भी दी हुई थी। हमने बेटे से बाप निकाला, लेकिन मजे की बात यह है कि बाप 2 चीजों का डिफरेंस होता है, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। तो हमें टैक्स बेस पता है कि इनकी हमेशा 0 होती है, तो वहां से जो डिफरेंस था वही सीए था। तो इसका मतलब है ये कैरिंग अमाउंट थी, किताबों में इतने पे कैरी हो रहा था, तो ये मेरा ब्रॉड डाउन बन गया, डन, ये मेरा ब्रॉड डाउन बन गया। तो सबसे पहले एज अ स्टेप 1 बताएं, यकम जुलाई 17, बीडी 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 49। अब सवाल को ना तसल्ली से मेरे साथ पढ़ना है। इस साल ओएल का ये दस्तूर है कि साल की वारंटी देते हैं, और अंदाजा ये है कि इस साल का खर्चा 2% है सेल का। आपको कैसे पता चला खर्चा है, बड़ा वाज़ेह लफ्ज़ लिखा हुआ है, वारंटी एक्सपेंस। इस साल की सेल, और यार ये तो काली पट्टी है, ये एंड पे पढ़ लेंगे, इसकी टेंशन ना लें। 1750, तो सेल को पकड़ें और सेल को पकड़ के कितना लगाएं 2%। किस नाम से, सेल कितनी इंटू 2%, 35। आउटर कॉलम के बजाय इनर कॉलम में लिख लिया क्योंकि मुझे पता है मेरी बीडी में एक मसला आ सकता है, वो सवाल में पहली लाइन में लिखा हुआ था। नेक्स्ट, एक्चुअल पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 54। एक्चुअल पेमेंट्स कितनी हुई 54 की, वर 54। अच्छा, इसके बाद एक खुशी की खबर आपको सुनानी है। एक्चुअल पेमेंट्स वर 54, ऑफ दीज, इस पेमेंट में से 38 हैं
उन लोगों के मोबाइल सही करके दिए जिनको पिछले साल सेल की थी। तो इसका मतलब है इस 49 के अगेंस्ट कितने लोग आए हैं? 30। कितने आए? कितने के साल पूरे हो गए और नहीं आ सकते? 11। 49 की ओपनिंग लायबिलिटी के अगेंस्ट अगर 38 की पेमेंट कर दें तो कितने की खुशी? ये आपकी मर्जी है, खुशी को इधर रिकॉर्ड करें या खुशी को गम के साथ नेट करें। मैं गम के साथ इसलिए नेट कर रहा हूं क्योंकि फिर करंट टैक्स की वर्किंग में ऐसी ज्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको इसके साथ ही नेट कर रहा हूं ताकि कोई नई चीज टी अकाउंट में मुझे नजर ना आए। और अगली बात, बाकी सवाल ने बताया नहीं था, वो ऑब्वियस सी बात है 16 इस साल वाले आए होंगे, लेकिन हमें इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम टोटल्स करके कैरी डाउन निकाल लेते हैं। 35 - 11 24। अब ब्रैकेटों वाली चीजें ना पढ़ें। 49 + 24 - 54, कैरी डाउन कितना आ गया? 19। अब मजे की बात सुने, एक इस अटेम्प्ट में बच्चों ने कहा कि हमें ये -11 का पता नहीं चला था, लेकिन उन्होंने 49 सही लिख लिया था, उन्होंने सेल का 2% लगा के 35 यहां लिख दिया और सब ने 54 वहां लिखा क्योंकि पेमेंट तो सवाल में गिवन है, और कैरी डाउन गलत निकाल लिया, तो बस उनका कोई आधा नंबर कट गया, बाकी सारी चीजों के पूरे मार्क्स मिल गए। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, कोई एक ऐसी नई चीज आ जाए। अब मुझे बता दें खर्चे में अकाउंटिंग वालों ने कितना डाला है? 24। जरा देखते हैं टैक्स वाले क्या कहते हैं। ये नहीं भी कहेंगे तो यही बात होगी हमेशा, अंडर टैक्स रूल दीज एक्सपेंसेस आर अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस। क्या उल्टाना है? 24 जो काम प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी के अकाउंट में करते थे, और क्या रिकॉर्ड करना है? 54। और टैक्स बेस कितनी होगी? सॉरी, कैरिंग अमाउंट 19 और टैक्स बेस 0। ये कैरी डाउन अगले साल का क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन बन जाएगा जी। वारंटी एक्सपेंस 24 और वारंटी पेड 54। अच्छा जी, प्रोविजन फॉर वारंटी इधर देखें, एक और मजा आएगा आपको। यही तीनों चीजें बीडी में नीचे गिवन थी, यही तीनों चीजें गिवन थी ना, तो यही चीजें सीडी में भी आ रही हैं। अब बता दें अकाउंट का कैरी डाउन बैलेंस कितना है? 19। ये कैरी डाउन है, ये अगले साल का क्या बनेगा? ये कैरी डाउन है, ओहो ऊपर देखें, ये कैरी डाउन है, ये अगले साल का क्या बनेगा? इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि ये वाली जो फिगर होती है ये ब्रॉड डाउन है। जिनको थोड़ा सा जेहन में आ रहा था ना ये 49 ब्रॉड डाउन कैसे है, वो यहां से देख लें, ये कैरी डाउन है ना, तो ये अगले का ब्रॉड डाउन बन जाएगा, तो पिछले का कैरी डाउन वो बोला था। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह सवाल में कुछ भी नहीं रह गया। ये एडजस्टमेंट हमने वो एडवर्टाइजमेंट वाली की हुई थी एक, ये एडजस्टमेंट एक्रूवल्स वाली है, ये एडजस्टमेंट कमीशन और डिविडेंड वाली कल की है पिछली क्लास में। कैश डोनेशन नॉट अलाउड है और नीचे को रेंटल इनकम है। करें 10-12 मिनट में सवाल खत्म। पॉइंट 6, एक छोटी सी बात आपसे कर दूं क्योंकि पता नहीं आपके जहनों में आया हो ना आया हो, ऑनलाइन वालों के जहनों में आ सकता है या हाइब्रिड वालों के जहनों में आ सकता है या उधर से ट्रांसफ़र होकर आपके जहनों में आ सकता है, तो आपको पता है कि ये इशू आ सकता है। किसी के जहन में ऐसा ना कहीं आ जाए और यार देख लें ऊपर जहन ही है ना, आ सकता है। किसी के जहन में ऐसा ना कहीं आ जाए कि ये 24 रुपये वालों के अगेंस्ट 16 की पेमेंट हो गई तो बाकी अब करनी नहीं है। ऐसा नहीं होता, असल में होता ये है कि ये 24 रुपये का जो खर्चा बुक हुआ है ये मोबाइल यकम जनवरी को नहीं बेचे हमने, ये ड्यूरिंग द ईयर बेचे हैं। कुछ इसमें जनवरी में बेचे होंगे, कुछ फरवरी में बेचे होंगे, कुछ मार्च में बेचे होंगे, कुछ दिसंबर में बेचे होंगे, लेकिन ये सारे वो हैं जो पिछले सालों में बेचे हैं। और ये कुछ जनवरी में नहीं, जुलाई है माजरत हमारा ईयर है, कुछ जुलाई में, कुछ अगस्त में, कुछ सितंबर में, कुछ अक्टूबर में, कुछ नवंबर में, कुछ दिसंबर में, कुछ जनवरी में, कुछ फरवरी में, कुछ मार्च में, कुछ अप्रैल में, कुछ मई में, कुछ जून में। तो इनमें से कुछ आ गए 16 के नाम से, बाकी
आ जाएंगे। अब अगले साल का ये बीडी बनेगा, लेकिन अगले साल जब सीडी निकलने लगेगा तो इस 19 को हम किसी भी सूरत में लिफ्ट नहीं कराएंगे, इस 19 के अगेंस्ट देखेंगे एक्चुअली हमारे पास कितने आए। तो ये सवाल जरा समझ आया? ओके, पॉइंट 6 कर दें जल्दी से। ये जो क्वेश्चन 9 किया था ना पास पेपर का एडवर्टाइजमेंट वाला, ये वो है। एक बार याद रखिएगा, हम किसी चीज को खर्चे में फौरन डाल दें और टैक्स वाले उसको ऐसा ऐसा डालें तो ये प्री पेड या एसेट टाइप की चीज बन जाएगी टैक्स वालों की नजर में। आप पढ़ लें जी। जी पिछले साल का, तो हम इस साल में ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया था उन्होंने कि इस साल में हम लोग जब पॉइंट 10 में पीपी की कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स केस निकाले तो कॉस्ट अज्यूम करके उसमें से माइनस करके निकाले डेप्रिसिएशन नहीं, इसलिए कि बीडीज में भी डिफरेंस होगा पिछले साल, बीडीज में भी डिफरेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेप्रिसिएशन में डिफरेंस है तो पिछले साल की बीडी में डिफरेंस होगा, नहीं हो सकता पॉसिबल। ड्यूरिंग द ईयर ओएल एक्सपेंस्ड आउट पेमेंट ऑफ 17.5 मिलियन। रुक जाएं, एंट्री बता दे अकाउंटिंग वालों ने क्या किया है। ओएल एक्सपेंस्ड आउट द पेमेंट ऑफ 17, एक्सपेंस डेबिट, इसकी कैरिंग अमाउंट बताएं, 0 0 0, कैरिंग अमाउंट 0, और P&L में कितना गया 17.5। बनाने की जरूरत है, ये वो एडवर्टाइजमेंट वाली बात याद है। 17.5 खर्चे में डाल दिया अकाउंटिंग वालों ने और कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग वालों की 0 आ गई। रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ वन ऑफ इट्स बिजनेस। रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? कुछ एम्प्लॉइज को इधर शिफ्ट कर दिया, कुछ को इधर कर दिया, कोई ब्रांच चेंज कर दी, इसे रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। ओके, एज पर टैक्स लॉस these expenses are to be allowed as tax expense over a period of 5 years। उसमें हमारा साल भी डालें 18 का, तो 18, 19, 20, 21, 22, ये 5 सालों में टैक्स वालों ने खर्चे में माइनस करना है। अब आप मुझे बता दें, क्या टैक्स वाले पूरा खर्चे में डाल रहे हैं या 5 सालों में डाल रहे हैं? क्या टैक्स वाले आहिस्ता आहिस्ता डिडक्ट करने देंगे या अभी डिडक्ट करने देंगे सारा? तो मुझे बताएं, अकाउंटिंग वालों ने फिलहाल कितना खर्चे में डाला है? 17.5। इसको क्या कर दें, उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों का रीस्ट्रक्चरिंग एक्सपेंस उल्टाएं इसको। इसकी कैरिंग अमाउंट कितनी लूं मैं? 0। क्यों? जो चीज खर्चे में चलेगी उसकी कैरिंग अमाउंट तो नहीं है ना। और टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, यार आपने ये रीस्ट्रक्चरिंग की है, बंदों को इधर उधर भेजा, ये किया, वो किया, बला किया, पटाख ये किया, तो मतलब ये कि आप लोग इससे कई साल फायदा उठाओगे। तो ये पीपी टाइप एक चीज बन रही है, लेकिन मैंने इसको कहा था सोचा करें पीपी टाइप चीज, लेकिन इसका नाम प्रीपेड टाइप कुछ एसेट रख दिया करें। पीपी टाइप अच्छा लफ्ज नहीं होगा कि लैंड, बिल्डिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन कॉन्सेप्ट जहन में यही हो कि पीपी टाइप चीज है जो टैक्स वालों ने कितने सालों में खर्चे में डालनी है? 5 सालों में खर्चे में डालनी है। आप बता दें मुझे सोच के, टैक्स वालों ने इस साल भी कुछ खर्चे में डालना है या अगले साल से डालना शुरू करना है? ओ भाईजान, पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि टैक्स वाले अगले साल से खर्चे में डाल रहे हैं या टैक्स वालों ने सोचा है 2 सालों बाद खर्चे में डालना शुरू करेंगे, तो फिर फौरन खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल टैक्स वाले कह रहे हैं इस साल भी खर्चे में डालो। अकाउंटिंग वालों कितने खर्चे में डाल चुके? एक्सपेंस्ड आउट 17.5। आपसे मैं दूर रहूंगा अब। एक्सपेंस्ड आउट 17.5 डन हो गया। अकाउंटिंग वाले कितना खर्चे में डाल चुके? 17.5, वो उल्टा दें। टैक्स वाले कह रहे हैं इसका 1/5 खर्चे में डालो। रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड, हाँ अलाउड अच्छा लफ्ज होगा जी। 17.5 डिवाइड बाय 3.5। क्या सारा डिडक्ट हो गया या कुछ डिडक्टेबल इन फ्यूचर भी है? तो इसका मतलब है मैं डिडक्टेबल इन फ्यूचर चाहता हूं तो कुछ ना कुछ WDV लिखूंगा तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर होगी ना। तो पीपी टाइप समझ लें इसको। कितना? 14। कैसे निकला? 17.5 माइनस 3.5। क्या नाम रखें इसका? प्रीपेड रीस्ट्रक्चरिंग रखते हैं, जो मर्जी रख दें, प्रीपेड रीस्ट्रक्चरिंग। तो जिस खर्चे को हम फौरन खर्चे में डालें और टैक्स वाले 5 साल में खर्चे में डालें, तो फिर उसकी बुक्स में कुछ ना कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये टैक्स वालों की नज़र में बुक्स में कुछ वैल्यू इसकी एग्जिस्ट कर रही है। ये 14 क्या है? डिडक्टेबल इन फ्यूचर। और लॉजिक लगानी है तो लॉजिक लगा लें। ये प्रीपेड टाइप एसेट टाइप चीज़ है तो लेस है, ये रूल लग गया। और लॉजिक ये है कि डिडक्टेबल इन फ्यूचर है। ओके, खर्चों में पड़ा है
खर्चों में क्या पड़ा है भाईजान? एक्रूवल का मतलब खर्चों के लिए पेएबल होता है। खर्चों में पड़ा है 26, काली पट्टी, काली पट्टी। खर्चों में पड़ा है 26। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट। हाउ टू टैकल? प्रिपेयर टी अकाउंट। फिर देखें कैश अकाउंटिंग है या एक्रूवल अकाउंटिंग है, और फिर सारी डिस्कशन उसके बाद होगी, शुक्र है या सब्र है या क्या है। खर्चों में 26 मिलियन पेएबल पड़ा है, तो खर्चे का कोई भी अकाउंट बना लें। पता नहीं कौन सा खर्चा है, हमें क्या पता, जो भी खर्चा हो। वर्किंग नंबर 9, खर्चों का अकाउंट बनाऊं और आता है ना कितना 26। पेएबल पे कब होगा? पेएबल पे कब होगा? तो इस साल कहां जाएगा? P&L में। अब सबर या शुक्र देखने वाला रह गया, वो आपको पता है काली पट्टी हटेगी तो पता चल जाएगा। नहीं हटा? अच्छा तो कोई नहीं, ये टैक्स वालों ने देखा हुआ है पहले। तो विच विल बी अलाउड फॉर टैक्स पर्पज ऑन पेमेंट बेसिस। टैक्स वाले इसको कब माइनस करने देंगे? जब ये क्या होगा? पे होगा। तो कौन सा वाला रूल लग रहा है? वापस ना, हम जो सीए करें ये चीजें तो नहीं करनी बड़े होके। तो वो कह रहे हैं मेरा टीचिंग करने को दिल चाह रहा है, हद होगी यार। इधर आ जाओ। अब खर्चे को उल्टाएं और पेमेंट को लेस करें, क्योंकि कैश अकाउंटिंग है ना। तो खर्चे को उल्टाएं, क्या है, क्या नाम है? एक्सपेंस। बस पता नहीं कौन सा एक्सपेंस। 26। इतनी शर्म आ रही है, बता भी नहीं रहा किसको पैसे देने हैं। होगा कोई रिश्वत एक्सपेंस पेबल होगा। हम क्या करें? अच्छा, तो खर्चे को उल्टाएं और पेमेंट को क्या करें? रिकॉर्ड करें। तो पेमेंट कोई है ही नहीं, और ये सबर वाला सिनेरियो है, तो कैरिंग अमाउंट होगी, लेकिन टैक्स वालों की नजर में 0 होगी इसकी। हर वो अकाउंट जिसमें टैक्स वाले कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, तो टैक्स बेस क्या होगी? 0। एक्सपेंस पेएबल कितना? कैरिंग अमाउंट आएगी, लेकिन टैक्स बेस 0 होगी। वो एंड पे एक ही दफा रूल लगा लेंगे सारे, सब बाप बेटे इकट्ठे निकाल लेंगे। यानी कि मैं कह रहा हूं बाप बेटे बाप बेटे बाप बेटे, तू समझ रहे? बाप बेटा। खर्चों में पड़ी है डोनेशन। खर्चों में क्या पड़ी है? डोनेशन 5 मिलियन की, जो टैक्स वाले माइनस नहीं करने दे रहे। ओ भाईजान, ये पेएबल पूबल कोई नहीं है कि अकाउंट बनाए पेएबल के। उस सादा चीज को भी मुश्किल ना बना दिया करें। पेएबल रिसीवेबल कुछ नहीं लिखा हुआ, बस सादा सी बात है। खर्चों में डोनेशन पड़ी है, तो क्या कर दें? ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर, क्योंकि आखिर में इससे रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करनी। ब्लू मार्कर, ब्लू मार्कर नहीं है, ब्लू मार्कर है। तो डोनेशन उल्टा दें। परमानेंट डिफरेंस। Other income include dividend receivable and other income include commission receivable. Other income include dividend receivable, other income include commission receivable. बस 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 काली पट्टी छोड़ें पर इसको। चलें जी, बनाएं इसके अकाउंट। अदर इनकम में कमीशन रिसीवेबल पड़ा हुआ है, अदर इनकम में डिविडेंड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। मजे का सवाल था ना, एक पूरी एक रिवीजन हो गई। मुझे मजा आ रहा है बहुत। वर्किंग 10, वर्किंग नंबर 11, वो 10 ही बोली जा रहा है। कौमी और डीवी, कौमी इनकम होगी और डीवी इनकम होगी। ये रिसीवेबल है, पेएबल है? रिसीवेबल है जी। भाई ने निच ले ली, हम आगे चलते हैं। क्लोजिंग
रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल 12.35। रिसीवेबल रिसीव कब होगा बबलू? देखा बबलू बोला रिसीवेबल रिसीव कब होगा? अगले साल। और इनकम में कब गया? इस साल। वो उधर से रात मुस्कुरा दें, हाथ ऊपर करें, इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं जी। 3 लोगों ने किए हैं। P&L 12, P&L 35। अब हमने क्या देखना है, सबर या शुक्र, कि कैश अकाउंटिंग फॉलो करें या एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करें। रिसीवेबल रिसीव कब होगा वैसे? अगले साल। और इनकम में किस साल गया? इस साल। यू आर गिविंग ताउ टू मुस्टैशेस। दोबारा करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा both incomes are taxable on सबर, both incomes are taxable on receipt basis। तो बता दें कैश अकाउंटिंग फॉलो करें टैक्स वाले या एक्रूअल अकाउंटिंग? अगर आपको 30 जून 18 के साल में मिल जाती तो 30% टैक्स था, लेकिन हमें तो मिलनी ही अगले साल है। मिलेबल मिलेगा, मिलेबल मिलेगा। 2 से ज्यादा अरसा हो जाए तो हम कहते हैं दोस्त का नाम मिलेबल है। तो ये मिलेबल है, कब मिलेगा? अगले साल। ये भी मिलेबल है, कब मिलेगा? अगले साल। विद इफेक्ट फ्रॉम अगला साल। इधर जल्दी उठ। विद इफेक्ट फ्रॉम अगले साल कमीशन इनकम इज एग्जाम। फिर डालनी थी कमीशन इनकम इज एग्जाम। शुक्र है मिला नहीं, कभी कभी ना मिलने पे भी शुक्र किया कर। शुक्र है मिला नहीं, मिल जाता तो कितने % टैक्स देते? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मिलना ही, मिलेगा कब? अगले। तब इमरान खान पता नहीं आगे हो कहेगा कोई टैक्स नहीं, चल माफ। ठीक है जी। और डिविडेंड पे हल्का फुल्का रिलैक्स करेगा। कितने %? 10%। ओके 10%। ठीक है जी। अब आप मुझे बता दें कि इस पे सबसे पहले करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करना है जब भी कैश अकाउंटिंग फॉलो हो रही हो। जल्दी से जल्दी बताएं। इनकम उल्टा दें और कैश रिकॉर्ड कर दें। इनकम उल्टा दें और कैश रिकॉर्ड कर दें। लेकिन ये दोनों ना रिकॉन्सिलिएशन में जाना है, एक एग्जेम्प्ट होने की वजह से और एक रेट डिफरेंट होने की वजह से। जी माइनस करवाएं। सर आप क्यों माइनस कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों माइनस कर रहे हैं? भाईजान वो कैश अकाउंटिंग में याद नहीं, हाउ टू टैकल। प्रिपेयर टी काउंट, उल्टाएं इनकम, रिकॉर्ड करें रिसीव्ड। तो इनकम उल्टा रहे हैं बस। कितनी? 12। और डिविडेंड इनकम 35। डन। ये करंट टैक्स की वर्किंग में आ गया। तो हाउ टू टैकल में बाकी चीजें पढ़ाते हैं। हाउ टू टैकल में किधर है? 67। सॉरी फाइल मेरी। ये रिसीट बेसिस लॉस लिखा हुआ था सवाल में। रिसीट बेसिस लॉस लिखा हुआ था। चलें नजर मारते हैं कौन सा वाला सिनेरियो बन रहा है। भाई डिविडेंड के लिए जो है वो अजीब सिनेरियो बनेगा। एग्जेम्प्ट हो गया ना। डिविडेंड के लिए अजीब वाला सिनेरियो बनेगा और कमीशन के लिए शुक्र वाला सिनेरियो बनेगा, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग है? सॉरी कैश अकाउंटिंग, सबर वाला सिनेरियो बनेगा। ठीक है जी। तो रिसीट अकाउंटिंग माना दोनों जगह है। द डिविडेंड एंड द कमीशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेस। ये पढ़ के हम समझे कि शायद कैश अकाउंटिंग है, लेकिन एक और चीज उसने बता दी, कहते डिविडेंड तो मैं माफ करने लगा हूं। तो फिर ये कौन सी इनकम होगी? एग्जेम्प्ट इनकम होगी। डन। तो आप बता दें क्या करेंगे। जो एग्जेम्प्ट है उसमें तो क्या करेंगे? इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी अज्यूम्ड टू बी, क्योंकि डिविडेंड में टेम्पोरेरी डिफरेंस आने देंगे या आने से रोकेंगे? आने से रोकेंगे, पहली बात। और दूसरी बात मुझे ये बता दें,
इधर अगर मैं आता हूं तो प्रिपेयर टी अकाउंट वो मैं बना चुका हूं, कमीशन का करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर इनकम मैं उल्टा चुका हूं, उसके कमीशन एग्जाम्प्ट है। ओहो मैं उल्टा बोल रहा था, फिर कमीशन एग्जाम्प्ट है, तो कमीशन एग्जाम्प्ट है तो कमीशन को यहां फॉल कराएंगे और डिविडेंड को इधर फॉल कराएंगे। होने तीनों समझ लीजिए। अच्छा तो जारी रखें, छिके रखें, ओके। वो कह रहे हैं कीप इट अप। तो अच्छा आप मुझे ये बता दें कि जो कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस वाली कैलकुलेशन है, अबूबकर पॉज कर दो, ये भाई उठ के जा रहे हैं या आते हैं? चलो जारी रखो। अच्छा भाई लाइट नहीं आ रही, लेकिन इतनी लाइट आ रही है कि हम अच्छा अगली एडजस्टमेंट मुझे पढ़ा दें, फिर मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। चलें ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट पहले पोस्ट कर लेते हैं। तो अब आप मुझे बता दें कि कमीशन इनकम तो अगले साल से एग्जाम्प्ट हो रहा है और डिविडेंड इनकम पे अगले साल कितने % टैक्स लगने हैं? 10%। तो एक मिनट, अच्छा वो चला गया, क्या हुआ? अच्छा अच्छा ठीक है, वो कितनी देर का गया हुआ है? अभी चला के गया ना, उदास हो गए थे हम इधर। अच्छा जी, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में क्या करना है? कमीशन रिसीव या रिसीवेबल? रिसीवेबल, यहां बैलेंस शीट टाइप चीजें आती हैं। और डिविडेंड रिसीवेबल। जी भाईजान, कमीशन रिसीवेबल और डिविडेंड रिसीवेबल। कमीशन रिसीवेबल बोलें 12, डिविडेंड रिसीवेबल 35। ये कैरिंग अमाउंट्स आ गई 12 और 35। अब टैक्स बेस असूली तौर पे दोनों की अकाउंटिंग है कैश, तो कैश अकाउंटिंग में टैक्स बेस कितनी होती है? लेकिन अगर जीरो आई तो टेम्परेरी डिफरेंस पर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी, हालांकि लायबिलिटी कमीशन पर हमारी है ही नहीं। तो फिर कमीशन पे लायबिलिटी निकालने से रोकने के लिए आपको मैंने कहा था एक इस तरह का साइन लगाएं और इसको स्टॉप करें कि भाईजान आपने नहीं आना, तो मजबूरन एग्जेम्प्ट की वजह से ये अजीब वाला सिनेरियो बना और टैक्स बेस हमने क्या ले ली? कैरिंग अमाउंट के बराबर ले ली, ताकि डिफरेंस कितना आ जाए? 0, और इधर 35 आ जाएगा। डन? यार टैक्स आप सही कह रहे थे, टैक्स रेट सबका 30 तो नहीं है ना, तो टैक्स रेट इंशाल्लाह निकाल लेंगे हम सबका, कोई नहीं, दरम्यान में छोटी सी जगह बना के आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रेट्स बता दें इसके, अब अगले साल रेट इसका कितने % है? और अगर हमारे साल अगले साल का रेट पता चल जाए, जब रिसीव होने तभी का रेट लगना है ना। ये डिस्कशन तो क्वेश्चन 9 में हो चुकी है, 10%। अच्छा यार, मैंने ना कल आपसे बात करनी है अगली क्लास में, आपके जहनों में ना एक सवाल आएगा, कुछ के जहनों में आज आ जाएगा, कुछ के दिनों में अभी आ रहा होगा, कुछ के दिनों में 2-4 दिनों में आ जाएगा, ना हुआ तो अगस्त में आ जाएगा, ना हुआ तो पेपर में सितंबर में आ जाएगा। ये सवाल आपके जहनों में आना है। वो क्या सवाल आना है वो जरा तसल्ली से सुनिएगा कि कभी कभी आप करंट टैक्स में जाके अलग रेट लगा रहे होते थे डिविडेंड पे 10%, और कभी आप डेफर्ड टैक्स में जाके 10% लगा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अगली क्लास में आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें करवाऊंगा, तो वहां से बात क्लियर हो जाएगी। अगर हल्का सा हिंट सुनना चाहते हैं, जब भी रिसीवेबल टाइप चीजें होंगी ना, तो उनको हम डेफर्ड टैक्स में बैलेंस शीट में ला के रेट लगाया करेंगे, और जब भी रिसीवेबल टाइप लफ्ज नहीं लिखा होगा और वो रिसीव हो गई होंगी, फिर हम उनको करंट टैक्स में डील किया करेंगे। ज्यादा एक दिन डिविडेंड और वो करंट टैक्स में जाती हैं चीजें, और कभी कभी डेफर्ड टैक्स में जा रही हैं। अब कब करंट में जानी है, कब डेफर्ड में जानी है, इस पे मैं बात करूंगा। आज डेफर्ड में क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये रिसीवेबल टाइप चीजें हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात अलग है, इसको जरा साइड पे रखते हैं, जहनों में आई भी तो अगली क्लास में डिस्कस हो जानी है। आखिरी बात अब कर दें, रेंटल इनकम है एक्सपेंस है? रिसीव्ड वाला है ना, तो इनकम है। ऑन 30 जून ओएल रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 16 मिलियन, पट्टी लगा दें आगे। तो कितना रेंट आया भाईजान? भाईजान बोले बोले बोले। इधर भी नहीं चल रहा।
चलें छोड़ें कोई नहीं, बट भाई क्या करना है। तो OL रिसीव्ड एडवांस रेंट ऑफ 16 मिलियन, एडवांस रेंट ऑफ 16 मिलियन, जल्दी जल्दी बताएं वर्किंग नंबर। ये वन नोट भी पूरा दिन चल चल के कभी कभी हाँ जी, बोल 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 वर्किंग नंबर 12। हाँ जी, रेंटल इनकम का अकाउंट क्या है? एडवांस रेंट रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है? इधर रिसीवेबल आता है और इधर क्लोजिंग अनअर्न्ड, कितना? 16। अनअर्न्ड अगले साल अर्न होके P&L में जाएगा, तो इस साल कैश कितना? 16। अब जरा रूल्स रिवाइज कराएं। अगर टैक्स वाले, जैसे कि आपने चाती मार दी है कि रिसीट बेस पे चल रहे हैं, अगर टैक्स वाले रिसीट बेस पे चल रहे हैं तो बता दें क्या सबर वाला सिनेरियो है? बिल्कुल, कैरिंग अमाउंट लेंगे लेकिन टैक्स बेस जीरो लेंगे, कैरिंग अमाउंट लेंगे लेकिन टैक्स बेस जीरो लेंगे। कैरिंग अमाउंट 16, टैक्स बेस जीरो। इनकम को उल्टा देंगे और कैश को ऐड कर देंगे, ऐसा ही है? इनकम को उल्टा देंगे, कैश को ऐड कर देंगे। क्या रिसीव? रेंट रिसीव 16। और इधर क्या लिखूं? अनअर्न्ड रेंटल। मैं ना ये 4 पॉइंट टिक कर रहा हूं, 1 2 3 4। इन्होंने सिर्फ सबर, शुक्र और अजीब इसकी रिवीजन कराई है, नथिंग एल्स। ये जो 4 एक्सपेंस पेबल, कमीशन रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, अनअर्न्ड रेंटल, इसलिए मैंने वारंटी वाले पॉइंट पे कहा था, बस आगे बात खत्म हो गई है। ओके, अब आप वो क्या कहते हैं रूल्स लगाना शुरू कर दें और सवाल खत्म हो गया। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स। अब मुझे ना 2 से 3 मिनट पहले दे दें, मैं इसको पूरा कर लूं, फिर आप 1-2 मिनट में खुद ही पूरा कीजिएगा। इसका नाम TTD, तो रेट 30%, 16.5 डेफर टैक्स लायबिलिटी, ग्रेटर TTD 8.1। ये लायबिलिटी अकाउंट है, डिडक्टेबल इन फ्यूचर। डिडक्टेबल क्यों फ्यूचर में? फ्यूचर में वो लोग मोबाइल लेके आएंगे, फ्यूचर में जब वो लोग मोबाइल लेके आएंगे तो हम उन मोबाइल्स को इंशाल्लाह रिपेयर करके देंगे। डिडक्टेबल व्हेन पेड। ओके, कितने %? 5.7 डेफर टैक्स एसेट। ओके, ये रूल 2 लगेगा एसेट्स वाला, कितना? 14, 4.2 डेफर टैक्स एसेट। खर्चे पेएबल, रूल नंबर 3। और वैसे भी टैक्स वाले कह रहे हैं इट इज डिडक्टेबल व्हेन पेड, तो पेएबल तो अगले साल पे होना है, तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट। जी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डेफर टैक्स लायबिलिटी, लायबिलिटी ग्रेटर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। रूल नंबर कौन सा लगा है? 3, 4.5 डेफर टैक्स लायबिलिटी एसेट, बेटे का नाम जी। 5.6 क्या? DTL। अगला काम करें टी अकाउंट बनाने। अगला काम क्या करना है? टी अकाउंट बनाना है। पहले मुझे बता दें टैक्सेबल को 543 और टैक्स 162.9 जी। बस डेफर टैक्स का अकाउंट मुझे बना लेने, फिर आप करें। वर्किंग नंबर 13 डेफर टैक्स लायबिलिटी, ओपनिंग भी लायबिलिटी थी, ओपनिंग भी लायबिलिटी थी। BD कितनी थी वो सवाल में दी हुई थी, सवाल की आखिरी लाइन
सेकेंड लास्ट लाइन 25.2 25.2, ये येलो में देख लें 25.2, और कैरी डाउन 5.6, dt इधर आ रहा है कितना 19.6, पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव होगा ना। चलें जी, क्या तक नोट करें, फिर 1-2 मिनट में नोट बनाते हैं, फिर क्लास खत्म। हाँ जी, पहले मुझे आप रिकंसिलेशन ना लेने दें। डेफर्ड टैक्स अकाउंट में रेट चेंज का इफेक्ट कब आता है वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा आपसे, अगली क्लास में कर लूंगा। अच्छा वैसे मुझे बताएं, ये आपके सामने, 1 मिनट यार कैमरा इधर करना, ये एडवांस रेंट टाइप एडजस्टमेंट, कमीशन रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, एक्रूअल्स, कैश डोनेशंस, फिर ये वाली चीजें, फिर इसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स, आधा सवाल ठीक हो सकता है? आधा सवाल, मेरे तो ख्याल से आधा से ज्यादा सवाल सही हो सकता है आपका, तो इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहा करें। बस सबसे बड़ी बात यह है FAR 2 में आपने कोई टॉपिक और सब टॉपिक छोड़ना नहीं है। मसला सिर्फ यहां से आता है, कुछ टॉपिक या सब टॉपिक लोग छोड़ के चले जाते हैं। चलें जी यार, अब मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा फॉर्मेलिटीज में, नाम शाम इदारे का सब कुछ लिख लीजिएगा। CT 162.9, वो किधर बैठा हुआ है? ये DTL डेबिट, DTE क्रेडिट, खुशी 19.180 143.3। नोट करें यहां तक, रिकंसिलेशन फिर इकट्ठे बनानी है। चलें जी, रिकॉन्सिलिएशन, PBT पकड़ें। टैक्स रेट, टैक्स 152.4। ओके, नाउ अब ब्लू वाली चीजें देख लें। दो चीजें आती हैं यहाँ, रेट चेंज का जो डिफरेंस हो, और दूसरी चीज जो है वो अगर एग्जेम्प्ट इनकम या डिडक्शन नॉट अलाउड हो, तो ये डिडक्शन नॉट अलाउड है, इसको वहां ऐड किया तो यहां भी ऐड करें। डोनेशन 5 ज़रब 30%, 1.5, इन दोनों को यहां क्या किया? लेस, तो यहां भी लेस करेंगे। भाईजान ये नहीं देखना होता कि इन पे रेट कितना लग रहा है, ये देखना होता है कि इनके और जनरल रेट में डिफरेंस कितना है। इसके और जनरल रेट में डिफरेंस कितना है? 30%। इसके और इसके रेट में डिफरेंस कितना है? 20%। तो जो रेट लग रहा होता है वो देखना है, या जो बच रहा होता है वो देखना है? वजह पता है क्या होती है? 30 आप ऑलरेडी लगा चुके हैं सारे प्रॉफिट्स पे, क्योंकि ये दोनों इसमें पड़े हुए थे तो ही माइनस किए ना। इन दोनों पर भी 508 उठाने की वजह से पूरा 30 लग गया। लगना कितना चाहिए था? इस पर 0, इस पर 10, इस पर कितना ज्यादा लगा? 30, इस पर कितना ज्यादा लगा? 20। आई रिपीट, ये 508 में ये दोनों इनकम्स पड़ी हैं तो माइनस की है ना, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, रेट हमने लगा दिया किस पे? इसका मतलब इन दोनों पे भी रेट लग गया। कितना लगा? इस पे कितना लगना था? कितना ज्यादा लगा? इस पे कितना लगना था? कितना ज्यादा लगा? 20। तो ये करना है, और साइन वही वाला जो यहां यूज हुआ है, कमीशन एंड डिविडेंड। 12 पे 30%, 35 पे कितने
20% sir, 20%. 20%. 3.6 3.6 or 7. 143.3 अच्छा, इस साथ वाले को कह रहे हैं बड़ा वाला सवाल भी टैली हो जाता है पॉसिबल भाई के मुंह से निकला पॉसिबल ही नहीं है। कोई बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे मिलेंगे कि सीए इंटर और सीए फाइनल में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई लेकिन पेपर फर्स्ट टाइम में पास हो गए, तो कोई मसला नहीं। यार आई क्या पे कसूर होता है? आप मिलना मेरे से नेक्स्ट वीक ना, मंडे वेडनेसडे को मिलो ज़रा टाइम निकाल के। आई क्या पे कसूर नहीं होता, कहते हो तो प्रेसिडेंट से मिल लेते हैं चल के। नहीं सीरियसली, कि प्रेसिडेंट हमारे जैसे ही बंदे हैं, वो हमारे पास आए हुए थे वोट लेने के लिए पहले, तो हमारे जैसे ही बंदे हैं, मिल लेते हैं चल के। क्या पसंद करेंगे अब? घर जाना? अभी टाइम लगेगा, प्री प्लानिंग होती है तो फिर कुछ होता। अच्छा चलें ठीक है, ओके, फिलहाल अल्लाह हाफिज़। नो होमवर्क।